बदलते इतिहास का गवाह लाल किला। दिल्ली आने वाला हर सैलानी इसके दीदार के लिए ज़रूर आता है। उसके लिए लाल किले से रूबरू होना बीते तारीखों के परतों को हटाने जैसा होता है। हाल ही के महीने में इनमें कुछ नए नगीने जुड़े हैं। ये नगीने हैं यहाँ के परिसर में बने 3 नए संग्रहालय। नमस्कार, मैं हूँ मिहिर और आज आपको हम इन्हीं संग्रहालयों की सैर कराएंगे। इनमें से एक दिल्ली चलो नारे से जुड़े होने के चलते बेहद खास है। इक्कीस अक्टूबर 1943 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन था जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस अविभाजित भारत की आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री बने थे। आजाद भारत की ये एक ऐसी सरकार थी जिसके पास अपनी फौज थी, अपना बैंक था, अपना अधिकारी तंत्र था। इस सरकार का राज मणिपुर और अंडमान द्वीप समूह में रहा। नेताजी और आजाद हिंद फौज का जोशीला नारा था, दिल्ली चलो। Every patriotic Indian must advance towards the field of battle. Only when the blood of freedom-loving Indian begins to flow will India attain her freedom. इनकलाब जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद। और इनका सिर्फ एक मकसद था, लाल किले पर तिरंगा फहराना। जो कि भारत की अस्मिता का प्रतीक माना जाता है। वो कहानी तब अधूरी रही। पर 21 अक्टूबर 2018 के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के सपने को मुकाम तक पहुंचाया। लाल किले के परिसर में उन्होंने उसी बैरक के बाहर तिरंगा फहराया जहां आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमे चलाए गए थे। इत्तेफाकन इस दिन आजाद हिंद सरकार की 75वीं वर्षगांठ भी थी। आज से 75 वर्ष पूर्व नेताजी ने शपथ लेते हुए वादा किया था, एक ऐसा भारत बनाने का जहां सभी के पास समान अधिकार हो, सभी के पास समान अवसर हो। उन्होंने वादा किया था कि अपनी प्राचीन परंपराओं से प्रेरणा लेकर उनको और गौरव करने वाली सुखी और समृद्ध भारत का निर्माण करने का। 23 जनवरी 2019 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 122वें जन्म दिवस पर लाल किले की इस बैरक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संग्रहालय का उद्घाटन किया। देखिए, भारत में पहली बार आजाद हिंद सरकार और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इस तरीके का एक अनूठा संग्रहालय बना है, जहां नेताजी के बचपन से लेकर के और उनके अंतर्ध्यान होने तक का ही नहीं, वरन उसके बाद में भी जो आज़ाद हिंद फौज पे मुकदमे चले और उनका क्या प्रभाव था देश के अंदर, उसको दर्शाने का हमने एक प्रयास किया है।
अलग अलग तरीके इसमें अपनाए हैं। इसमें पैनल्स हैं, इसमें नेताजी की भाषण हैं, इसमें फिल्म्स हैं, इसमें कुछ टच स्क्रीन दे करके इलेक्ट्रॉनिक उसका प्रयोग किया गया है। और ये वही बैरक है जिस बैरक के अंदर के आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे चले थे। तो एक अच्छी अवधि इसमें लगी पूरी टीम ने जिन्होंने काम किया। समझिए ग्राफिक आर्टिस्ट थे इसके अंदर, प्रोड्यूसर्स थे, हिंदी के लोग ट्रांसलेट करने के लिए सारे उसमें। तो मैं समझता हूँ करीबन 7 महीने की निरंतर मेहनत का ये परिणाम है ये इस तरीके। भारत में नेताजी और आजाद हिंद फौज को लेकर बनाया गया ये सबसे बड़ा संग्रहालय है, जिसमें नेताजी के जीवन और उनके सफर से जुड़ी तमाम दिलचस्प जानकारी सहेजी गई है। यहाँ आपको ऐसे भी कई तथ्य मिलेंगे जिनका जिक्र कहीं और नहीं मिलता। ब्रिटिश हुकूमत ने नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया था। उस दौरान इन आज़ादी के मतवालों को इन्हीं बैरकों में रखा गया था। तो चलिए लेके चलते हैं आपको उस दौर में जहां नए हिंदुस्तान की किस्मत लिखी जा रही थी और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आखिरी सांसें चल रही थी। संग्रहालय में प्रवेश करते ही आपको नेताजी की टोपी दिखाई पड़ती है। नेताजी इसे अक्सर पहना करते थे। ये टोपी नेताजी के परिवार ने संग्रहालय को भेंट की है। साथ ही नेताजी की तलवार, उनकी कुर्सी, आजाद हिंद फौज के मेडल और कुछ दस्तावेज दिखाए गए हैं। उन्नीस 1941 में अंग्रेजी खुफिया विभाग ने नेताजी के कत्ल करवाने का आदेश काहिरा और इस्तांबुल में बसे अपने एजेंट्स को दिया था। सन 1942 में नेताजी की मृत्यु की छोटी खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छापी गई थी। आप ये सारे दस्तावेजों को यहां देख सकते हैं। यही नहीं, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर इन मुकदमों के दौरान तमाम जुल्म ढाए गए थे। ना जाने कितने बेमौत मार दिए गए। आज वो जानकारी, वो सारे नाम यहां रखे दस्तावेजों में मिलते हैं। पहली बार इस संग्रहालय के अंदर हमने दिखाया है कि नेताजी को कत्ल करने के जो आदेश ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस ने दिए थे 1941 में, जब वो काबुल से बर्लिन जा रहे थे कि उनको कैरो में या इस्तांबुल में अगर उस रास्ते से जाएं तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए, वो आदेश हमने यहाँ पे लगाए। 1942 में 29 मार्च के दिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर छाप दी थी, झूठी खबर, कि नेताजी की हवाई जहाज दुर्घटना में जापान के पास मृत्यु हो गई। वो झूठी घटना भी हमने यहाँ पे लगाई। ये पहली गैलरी है जहां नेताजी के जन्म से लेकर आईसीएस से इस्तीफा देने तक के किस्सों का जिक्र है। उनके बचपन से ही भारतीय क्रांतिकारियों से संबंध थे, जिन्होंने आगे चलकर उन्हें ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों की सबसे बड़ी नौकरी आईसीएस को ठुकराने का बल दिया था। कोई बड़ी बात नहीं कि अंग्रेजी हुकूमत इस नवयुवक के प्रखर मेधा से घबरा उठी थी।
नेताजी का संगीत प्रेम हमने दिखाया, वंदे मातरम पे नेताजी ने क्या कहा उसको दिखाया, बचपन में नेताजी किससे प्रेरित हुए, विवेकानंद से, रामकृष्ण परमहंस से, उनके जो खुद के गुरु थे बेनी माधव दास जो उन्हें पढ़ाते थे, किन विचारों ने उनमें राष्ट्रवाद को जगाया और किस तरीके से अंग्रेज उनसे भयभीत थे कि उनको देश से बाहर रखना चाहते थे। दूसरी गैलरी में सन 1922 से लेकर 1933 तक के नेताजी के जीवन के उस दौर का लेखा जोखा है जो उन्होंने राष्ट्रवाद और आजादी के संघर्ष में खपाया था। सन 1922 में उन्हें गिरफ्तार कर ब्रिटिश कोर्ट ने कुल 6 महीने की सजा सुनाई थी। तब नेताजी ने हुकूमत की ये कहकर चुटकी ली थी कि केवल 6 महीने की सजा, मैंने क्या कोई मुर्गा चोरी किया है। फिलहाल इस गैलरी में कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी और उनके योगदान का भी जिक्र है। साथ ही ये भी बात सामने आती है कि कैसे सुभाष बाबू देश बंधु चितरंजन दास को अपना आदर्श मानते थे और उनके कहे अनुसार राष्ट्रीय सेवा में रत थे। अंग्रेजों ने जब उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर बर्मा के मांडले जेल भेजा था, उसका जिक्र भी यहाँ मौजूद है। सन 1928 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नेताजी ने कांग्रेस वॉलंटियर कोर बनाया था। इस कोर में अधिवेशन में युवाओं ने सैनिक वर्दी पहनकर हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि इसी अधिवेशन में सुभाष बाबू ने पूर्ण स्वतंत्रता या कंप्लीट फ्रीडम का नारा गुंजायमान किया था। इस गैलरी में सन 1933 से लेकर सन 1938 तक के नेताजी के देश से निष्कासन और यूरोप में उनके द्वारा राष्ट्रवाद के प्रचार से जुड़े किस्सों का जिक्र है। उसके उपरांत उनका भारत लौटना और हरिपुरा और त्रिपुरी में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने तक के घटनाक्रम का जिक्र है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे जिनका चित्र अमेरिका के टाइम्स मैगजीन के पहले पेज पर छपा था। टाइम्स मैगजीन जो है न्यूयॉर्क का, जब नेताजी 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के राष्ट्रपति बने, तो कांग्रेस के राष्ट्रपति के रूप में उनका पहली बार किसी कांग्रेस के राष्ट्रपति का जो चित्र है वो टाइम्स मैगजीन के ऊपर पहले पृष्ठ के ऊपर छपा था, तो वो हमने लगाया। इसके अलावा संग्रहालय में नेताजी के कांग्रेस के प्रमुख नेताओं से मतभेद और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की चर्चा की गई है। साथ ही नेताजी की प्रेसिडेंसी जेल में जाने और घर में नजरबंदी का जिक्र है। पर सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है उनकी कलकत्ता से बर्लिन की यात्रा। ये यात्रा उन्होंने तमाम जोखिम उठाकर की थी। इस यात्रा को अक्सर ग्रेट एस्केप के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ इसे दिलचस्प शीर्षक के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। बड़ी दीवार पे हमने दिखाया है उनका नक्शा बना के कि कलकत्ता से लेके और कैसे वो बर्लिन तक पहुंचे हैं। और एक इतिहासकार के नाते लोग इसको ग्रेट एस्केप कह के लिख देते थे कि साहब वो बच के भाग गए कलकत्ता से। मैंने सोचा वो बच के भागे थोड़ा हैं, वो तो देश की आज़ादी के लिए एक दूसरी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो मैंने वो नहीं लिखा ग्रेट एस्केप, मैंने तो ये लिखा कि जब वो कलकत्ता के घर से निकल के चले हैं तो जो बाहर पुलिस वाले बैठे हुए थे रात को, मैंने लिखा पुलिस वाले सोते रह गए और पुलिस सोती रह गई। इसके अलावा जर्मनी में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का भी जिक्र मिलता है। यहीं पर आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की गई थी। नेताजी ने इस रेडियो के माध्यम से भारतीयों को संबोधित किया था। हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। नेताजी के इन प्रसारणों में सबसे महत्वपूर्ण थे 19 और 31 अगस्त 1942 के वो प्रसारण जिनमें भारत छोड़ो आंदोलन को नेताजी ने अहिंसात्मक गोरिल्ला युद्ध बताया था
और अपने देशवासियों को ब्रिटिश हुकूमत से संघर्ष करने का रास्ता दिखाया था। इनकी इस मुहिम में यूरोप में बसे तमाम प्रवासी भारतीयों ने प्रमुख भूमिका अदा की थी। आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए, न मालूम कब बिगुल बज उठे। बता दें कि जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण करने से नेताजी की भारत में अंग्रेजों पर अफगानिस्तान के रास्ते हमला करने की योजना विफल हो गई थी। फिर उन्होंने जापान जाकर बर्मा की तरफ से अंग्रेजों पर हमला करने की ठानी थी। इस समय तक जापान, बैंकॉक, सिंगापुर और रंगून में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हो चुकी थी। सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह, प्रीतम सिंह और रास बिहारी बोस ने गदर पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी और उन्हें अब नेताजी का इंतजार था। अब तक सुभाष बाबू एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़े थे जो उनसे पहले किसी ने भी नहीं की थी। ये यात्रा उन्होंने पनडुब्बी में की थी जो 3 महीने तक चली। जरा सोचिए उस नजारे को जब गहरे समुद्र में 30 फीट से ऊंची लहर उठ रही हो और दोनों पनडुब्बियां समुद्र की सतह पर फासला बनाकर चल रही हैं। और जर्मनी पनडुब्बी के कमांडर नेताजी को सलाह देते हैं कि दूसरी पनडुब्बी में जाना असंभव है, उन्हें वापस चलना चाहिए। और नेताजी जवाब देते हैं कि कमांडर, मैं वापस जाने को नहीं आया। और उसके बाद एक छोटी सी रबड़ की किश्ती में नेताजी और उनके सचिव आबिद हसन कूद जाते हैं। जर्मन और जापानी कमांडर हैरान रह जाते हैं, कितनी बार ये किश्ती लहरों के अंदर खो जाती है। पर आखिर दोनों जापानी पनडुब्बी तक पहुंच जाते हैं और फिर शुरू होता है वो अध्याय जो तड़पे के हवाई अड्डे पर खत्म होता है। फिलहाल नेताजी जापान की मदद से टोक्यो होते हुए सिंगापुर पहुंचते हैं और आजाद हिंद फौज की कमान संभालते हैं। आजाद हिंद सरकार की स्थापना करते हैं और फिर इंग्लैंड और अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। और जल्द ही ये नजारा सामने आता है कि आजाद हिंद फौज जापानी सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बर्मा के रास्ते अंग्रेजों से लड़ रही थी। आजाद हिंद फौज का विशेष आकर्षण थी रानी झांसी रेजिमेंट। आधुनिक युग में नेताजी द्वारा बनाई गई महिलाओं की ये पहली रेजिमेंट थी। इसके गठन के बारे में नेताजी ने पनडुब्बी के सफर के दौरान ही सोचा था। सिंगापुर, बैंकॉक और रंगून में नेताजी ने प्रवासी भारतीयों से मदद की अपील की। उसके बाद कितनी ही प्रवासी भारतीय स्त्रियां आजाद हिंद फौज में शामिल हो गई थी। राष्ट्रवाद का ये ऐसा दौर था जब युवा तो युवा, यहां तक कि बुजुर्ग महिलाओं ने भी नेताजी की कमान में देश को आजाद करने के लिए कमर कस ली थी। प्रवासी भारतीयों का योगदान पहली बार हम यहाँ पे
इस तरीके से सामने लाए हैं कि किस प्रकार से प्रवासी भारतीयों ने देश की एकता के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के राष्ट्रवाद के लिए अपना तन मन धन सब कुछ वहाँ पे दिया। परिवार के परिवार जो है वो आज़ाद हिंद फौज के अंदर शामिल हुए आकर के, माँ, बेटी, दोनों बेटियाँ, पति, भाई, देवर, सब के सब उसमें शामिल हुए। तो उनका जो योगदान है, मतलब बहुत कितने लोगों को ये मालूम है कि इम्फाल की लड़ाई में जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक मरे थे उनमें अधिकांश सैनिक वो थे जो कि तमिलनाडु से गए हुए बंधुआ मजदूर थे और आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। रानी झांसी रेजिमेंट के अंदर 50% स्त्रियाँ ऐसी थी जो तमिलनाडु और इन इलाकों से बंधुआ मजदूर बन के वहाँ गई थी और वो राष्ट्रवाद के लिए वहाँ पे इस सेना के अंदर शामिल हुए। तो ये कहानी है जिस दास्तान को पूरा इतिहास को एक दिखाने की कोशिश की है। रानी झांसी रेजिमेंट में अमूमन वो महिलाएं थीं जिनके पूर्वज गिरमिटिया मजदूर बनकर विदेश गए थे। नेताजी का आह्वान था कि जब तक भारतीय महिलाएं स्वतंत्रता के आंदोलन में आगे नहीं आएंगी, देश स्वतंत्र नहीं होगा। रेजिमेंट का उत्साह वर्धन करते हुए नेताजी ने कहा था कि जब आजाद हिंद फौज जीत के बाद कलकत्ता में प्रवेश करेगी तो रानी झांसी रेजिमेंट सबसे आगे होगी। अंडमान द्वीप समूह पर लगभग 1 साल से जापानियों का कब्जा था, पर आजाद हिंद सरकार बनते ही नेताजी ने जापानियों को बाध्य किया कि भारत के इन द्वीपों को आजाद हिंद सरकार को सौंप दिया जाए और 30 दिसंबर 1944 के दिन इस द्वीप समूह पर उन्होंने तिरंगा फहराया था। इन द्वीपों के नाम बदलकर स्वराज और शहीद द्वीप रखे गए और कर्नल लोकनाथन को स्थानीय कमिश्नर बनाया गया। बर्मा से भारत की और कूच की आजाद हिंद फौज ने जल्द ही मणिपुर के इलाकों को स्वतंत्र कराने में सफल रही और 14 अप्रैल 1945 के दिन मोरंग के कर्नल शौकत हुसैन ने आजाद भारत का झंडा भारत की मिट्टी पर लहराया था। स्थानीय मणिपुरी और नागाओं ने आजाद हिंद सरकार को पूरा समर्थन और सहयोग दिया था। इम्फाल के इलाकों में अंग्रेजों से भीषण युद्ध लड़े गए, पर आखिरकार वायुसेना न होने, शस्त्रों और संसाधनों की कमी के चलते आजाद हिंद फौज और जापानियों को पीछे हटना पड़ा। शाहनवाज खां के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की एक बटालियन को जापानी फौजियों के साथ भारत वर्मा सीमा से आगे इम्फाल भेजी गई थी। इम्फाल और कोहिमा के मोर्चे पर ऐसे कई मौके आए जहां आज़ाद हिंद फौज के सेना ने ब्रिटिश सेना को हराया था। इम्फाल की युद्ध के बाद दूसरा बड़ा युद्ध बर्मा के माउंट पोको के इलाकों में हुआ। नेताजी खुद युद्ध क्षेत्र में मौजूद थे, लेकिन आजाद हिंद फौज के वीरों को पीछे हटना पड़ा। जनरल शाहनवाज, कर्नल ढिल्लो और मेजर प्रेम सहगल ने इन युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी ओर विश्व युद्ध दूसरा रुख ले रहा था। जापानी सेना शिकस्त खाकर पीछे हट रही थी और आजाद हिंद फौज भी धीरे धीरे रंगून से हटकर बैंकॉक और फिर भी सिंगापुर तक सिमट गई थी। इम्फाल के युद्ध में या माउंट पोपो के युद्ध में और इनमें कई आईएनए के ऐसे वीर थे जिन्होंने अंग्रेजों के आगे आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने लड़ते हुए वीरगति पानी स्वीकार की, बजाय इसके कि वो अंग्रेज़ों के आगे अपने को आत्मसमर्पण करते हैं उसको उठा करके। और एक और बहुत बड़ी वजह बनी जो मेरे हिसाब से कि जापान जब हवाई हमले कर रहा था बंगाल की तरफ, तो किसी ने नेताजी को एक फ़ोटो दिखाई थी, जिस फोटो में उस बम गिराने के बाद में कुछ हिंदुस्तानी मारे गए थे। तो नेताजी ने जापान से कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे हिंदुस्तानी मारे जाएं, और उस बमबारी को रुकवाया था उन्होंने। और नेताजी ने कभी भी आज़ाद हिंद सरकार ने और आज़ाद हिंद फौज ने
अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। नेताजी ने कहा हम फौज को बर्खास्त कर रहे हैं, हम शीघ्र जल्दी मिलेंगे। उनका अंतिम चित्र हमें सागौन में एक हवाई जहाज से उतरते हुए मिलता है। आजाद हिंद फौज की इस लड़ाई में प्रवासी भारतीयों का बड़ा योगदान रहा। ऐसे युवा प्रवासी भारतीय जिन्होंने कभी भारत को देखा भी नहीं था, पर फिर भी वे अपना बलिदान देने से नहीं चूके। उन्होंने भारत के बारे में अपने दादा दादियों से कहानियां ही सुनी थी, लेकिन वक्त आने पर परिवार आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार के साथ उठ खड़े हुए थे। जैसे देखिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण हमने पैनल लगाया है कि दो गडरिये हैं और वो नेताजी के पास अपनी गाय लेकर के चले आते हैं वहाँ पे, और कहते हैं कि हम पे और कुछ नहीं है, लेकिन हम ये गाय सेना को दे रहे हैं और हम भी सेना के साथ चलेंगे और इन गाय का दूध निकाल के आज़ाद हिंद सैनिकों को पिलाएंगे। एक पैनल हमें लगाया है हमने इसके अंदर कि जहाँ नेताजी को सोने में तोला जा रहा है और वो तोल में कुछ कमी रह गई है, तो एक बूढ़ी वहाँ आती है और उसका बच्चा जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसकी फ़ोटो एक सोने के फ्रेम में जड़ी हुई है और वो उस फ्रेम का सोना निकाल करके उसमें डाल देती है। दुर्भाग्यवश हमें उस बूढ़ी माँ का नाम तक नहीं मालूम। तो ऐसी तथ्यों को इतिहास के इस पे लाने का प्रयास किया गया है। आजाद हिंद फौज में 63,000 सिपाही थे। इनमें से लगभग 23,000 शहीद हुए। अंग्रेजों ने कितनों को बंदी बनाया, कितनों को मौत के घाट उतारा और कितनों को यातनाएं दी, वो सारा जिक्र भी इन संग्रहालय में मिलता है। और फिर जब इसी बैरक में आजाद हिंद फौज के अफसरों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया तो सारा देश इस नारे से गूंज उठा था, हिंदुस्तान की एक आवाज, सहगल ढिल्लो शहनवाज। नस्लें आएंगी और जाएंगी, पर देश हमेशा इन वीर प्रवासी भारतीयों का ऋणी रहेगा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी, जो हर भारतीयों के दिल में एक अनूठी मिसाल बनकर हरदम सदैव जिंदा रहेंगे। आखिर नेताजी का चलो दिल्ली का सपना पूरा हुआ। 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन इस बात का मलाल ज़रूर रहेगा कि आज़ादी की वह सुबह देखने के लिए नेताजी मौजूद नहीं थे। आज लाल किले में बना बोस संग्रहालय उनके जीवन, त्याग, तपस्या का जीता जागता दस्तावेज है, जिन्हें देखने रोज़ाना सैकड़ों लोग आते हैं। नेताजी और उनके आज़ाद हिंद फौज के देश प्रेम के जज्बे से रूबरू होते हैं। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। अगली कड़ी में किसी और कहानियों के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।